बच्चों, लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, और आज हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है साबुन एवं अपमार्जक। ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो दैनिक जीवन में रसायन में हम साबुन के बारे में पढ़ेंगे। साबुन तो सभी ने देखा होगा, रिन साबुन, ठीक है, सर्फ भी देखा होगा आपने, ओसवाल साबुन भी देखा होगा, 555 भी देखा होगा। तो साबुन है वो सबसे पुराना अपमार्जक है। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। साबुन क्या है बच्चों? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाली, लंबी श्रृंखला, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन की संख्या होगी C12 से C18 तक कार्बन परमाणु कार्बन परमाणुओं के वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स बोलते हैं ना बच्चों, फैटी एसिड। तो वसीय अम्ल जैसे, वसीय अम्ल में जैसे हम बता सकते हैं, जैसे पामिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है। आपके कार्बन वाला लेसन हट गया बच्चों, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कार्बन वाले चैप्टर में हम अम्ल, अम्ल, लवण, ये सब कुछ बताते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अम्ल होता है RCOOH, और इस R की जगह कार्बनों की संख्या होती है। इस R की जगह हम एक कार्बन वाला भी ले सकते हैं CH3COOH, दो कार्बन वाला भी ले सकते हैं CH3CH2, और उसके बाद COOH। यहां पर तो लिया है बच्चों 12 से 18 कार्बन वाला अम्ल, तो हम जैसे बता सकते हैं C17H35COOH। तो ये क्या है? ये जो हमने बताया है ये क्या है? वसीय अम्ल है, और इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12, यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 12, और 12 से कितनी है? 18 तक कार्बन परमाणु के वसीय अम्ल जैसे पामिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण हैं। तो ये मैंने आपको अम्ल बताए, वसीय अम्ल। तो सिंपल अम्ल जो कार्बनिक अम्ल होता है, सिंपल कार्बनिक अम्ल RCOH से लिखते हैं, और एक कार्बन अगर लगा दें इसमें तो CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। दो लगा दें और दो से ज्यादा लगा दें, जैसे C17H35COH, तो ये क्या बन जाता है? एक बहुत लंबी श्रृंखला वाला अम्ल बन जाता है, और ये होता है वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल होते हैं, उनके जो लवण है, सोडियम और पोटेशियम लवण है, वही क्या है बच्चों? साबुन है। हम क्या करते हैं साबुन बनाने के लिए कि जो वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल तो मैंने आपको बता दिया C12 से C18 कार्बन संख्या वाले अम्ल। तो वसीय अम्लों को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड
या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर वसीय अम्लों के लवण अर्थात साबुन बनता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन का बनाना साबुनीकरण, यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। नोट कीजिए बच्चों, देखिए साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से कार्बन 18 तक कार्बन परमाणुओं के वसीय अम्ल है। और वसीय अम्ल जैसे पामेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। या तो सोडियम का लवण होगा या पोटेशियम का लवण होगा। जब वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो वसीय अम्लों के लवण अर्थात साबुन बनता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। इसे नोट कीजिए बच्चों। अब देखिए, आपको मैंने कार्बनिक अम्ल बताया RCOOH। अभी हमने पहले पढ़ा था अम्ल और क्षार क्रिया करके बनाते हैं लवण तथा जल। हम देखें कार्बनिक अम्ल हम लें RCOOH और क्षार ले लें हम NaOH और इसका भी जलीय विलयन ले ले तो एक्वस लिख देते हैं। हमने अम्ल ले लिया, कार्बनिक अम्ल लिया है RCOOH, ये अम्ल है। COH जिसमें होता है वो अम्ल होता है और वो भी कार्बनिक अम्ल अगर कार्बन है तो। जब हम इसकी NaOH से जलीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं, इनको गर्म करने पर देखिए बच्चों इस अम्ल का H और क्षार का OH जल बना देते हैं और ये Na आकर H की जगह जुड़ जाता है तो बनता है RCOONA और जल अलग हो जाता है। ये क्या बन गया बच्चों? अम्ल। ये अम्ल का इतना हिस्सा है और ये क्षार का हिस्सा है। अम्ल और क्षार के मिलने से बन गया लवण और ये बन गया जल। तो ये क्या था बच्चों? अम्ल। और ये क्या है? क्षार। अम्ल का H और क्षार का OH मिलकर क्या बना रहे हैं? जल। तो इस तरीके से लवण प्राप्त होता है। और जो लवण प्राप्त होता है जैसा कि अभी बताया था ये कि अगर वसीय अम्ल, तो यहां पर हम वसीय अम्ल ले लें 12 से 18 कार्बन परमाणु वाला अम्ल ले लें और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन के साथ गर्म करें तो हमें लवण प्राप्त होगा। वो लवण होगा साबुन। तो ये मैंने अभी आपको बताया और थोड़ा सा इसको रिएक्शन को और बता देती हूं। ये तो हमने अम्ल के बारे में बताया। हम एस्टर भी ले सकते हैं और एस्टर के लवण देखिए बच्चों, जैसे हमने एक एस्टर लिया CH2COOR, CH, COOR, CH2COOR
R। यहां पर आप क्या फर्क देख रहे हैं? अम्ल में तो H था ये, लेकिन यहां पर क्या आ गया? R। ये R आ गया बच्चों, दिख रहा है ना आपको? जब हम इसकी NaOH से क्रिया कराते हैं, एक्वस जलीय एक्वस NaOH से क्रिया कराते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो देखिए बच्चों हम इसके 3 अणु लेते हैं और 3 Na इनके साथ यहां से जुड़ जाते हैं और बनाते हैं बच्चों RCOONA। Na तो जुड़ गया किसके साथ? ये Na किसके साथ जुड़ गया? इस पार्ट के साथ, RCOO के साथ, और बना लिए 3 अणु RCOONA। बचा ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के साथ जब Na जुड़ गया तो क्या बच गया? OH। तो इस वाले पार्ट के साथ जुड़ जाता है OH, तो बनता है CH2 CH2, और यहां पर क्या जुड़ जाता है बच्चों? OH, जो कि एक एल्कोहल है। तो हमारा मेन जो प्राप्त करना है वो तो हमें लवण प्राप्त करना है, और ये लवण ही क्या होता है? साबुन होता है। ये जो लवण प्राप्त होता है, ये जो मिक्सचर प्राप्त होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। तो हम बता देंगे इस मिश्रण में, कौन से में? जो अभी हमें प्राप्त हुआ है उधर, इस मिश्रण में सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, बताया है, NaCl। सोडियम क्लोराइड डालने पर साबुन अलग हो जाता है। साबुन अलग, यानी कि ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और ये अलग हो जाता है, तो हम सेपरेट कर लेते हैं, तो साबुन अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम साबुन बनाते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? साबुनीकरण। क्या कहलाएगी? साबुनीकरण। साबुन का बनाना, साबुनीकरण। नोट कीजिए। तो ये हमने क्या बनाया? साबुन। और एस्टर की क्रिया जब हम कराते हैं NaOH से और गर्म करते हैं, ये मैंने त्रिभुज जो बनाया है इसका मतलब है गर्म करना। गर्म करते हैं तो हमें मिलता है साबुन। तो ये साबुन बनाने की प्रक्रिया देखी हमने, इस तरीके से साबुन बनाया जाता है। अब जो ये साबुन है वह वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जो कि जल में विलेय हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं बच्चों, साबुन वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम होता है के, सोडियम या पोटेशियम लवण हैं, जो जल में विलेय हैं, जल में घुल जाते हैं। ये देखना, आप साबुन को छोड़ दो पानी में तो पूरा साबुन पिघल जाएगा, घुल जाएगा, तो जो जल में विलेय हैं। देखिए कुछ साबुन तो बहुत ठोस होते हैं, हाथ लगाने पे टाइट लगते हैं, और कुछ नरम लगते हैं। तो जो नरम वाले साबुन होते हैं वो होते हैं वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण। तो हम बता सकते हैं मृदु साबुन, या हम लिख सकते हैं कि पोटेशियम, वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण
मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं। अब देखिए, आपने कई साबुन देखे होंगे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि पियर्स एक सोप आता है ना, पियर्स, वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब थोड़ा उसमें से आर पार देखने का सा होता है। या आजकल तो और भी कई साबुन आने लग गए हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। एक तो आप देखिए ओस वाले साबुन को, देखिए कितना डार्क होता है, अगर उसको देखे तो उसके पीछे क्या कुछ दिखता है क्या, नहीं, लाइट भी नहीं दिखेगी अगर पीछे लाइट दिखे होगी तो। लेकिन अगर हम पियर्स देखें तो पियर्स में आप आर पार ऐसा लगेगा कि आप देख रहे हो। तो ये जो होते हैं पारदर्शी साबुन होते हैं। और जब साबुनों को पारदर्शी बनाना है तो क्या करते हैं, लवण जो बनते हैं सोडियम या पोटेशियम के लवण, उनमें ग्लिसरीन डाल दी जाती है। तो हम बता सकते हैं पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन बनाते समय ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का, जिससे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वो साबुन कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। तो ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपको बताया कि जो साबुन के वसीय अम्ल हैं, और वसीय अम्लों के भी कौन से लवण, सोडियम और पोटेशियम लवण, वो जल में विलेय हैं। पोटेशियम लवण कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, और पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि एक तो पीने का पानी आता है घर में, कई बार तो मीठा आ जाता है और कई बार कैसा आता है, खारा पानी आता है, खारा पानी की कठोर जल। तो आप क्या देखते हैं कि नहाते हैं और नहाने के बाद क्या देखते हैं, बहुत सारा मैल सा निकल के साइड में बाथरूम में जाता है। खारा पानी से अगर नहा लेते हैं तो साइड में जो जाता है मैल सा, तो आप सोचते हैं कि हमारी बॉडी में इतना मैल था, वो सारा मैल छूटा है, जबकि ऐसा नहीं होता। साबुन क्या है कि मृदु जल के साथ तो सफाई देते हैं, लेकिन अगर कठोर जल के साथ साबुन को अगर हम सफाई के लिए यूज करें तो वो क्या देते हैं, अवक्षेप दे देते हैं, और वो साबुन का अवक्षेप होता है। साबुन घिस घिस के जाता रहता है, लेकिन आपकी सफाई नहीं होती है, ना कपड़ों की सफाई होती है, ना आपके शरीर की सफाई होती है। तो हम बता सकते हैं कि साबुन मृदु जल के साथ सफाई की क्रिया करता है, सफाई की क्रिया करता है। कठोर जल में साबुन का अवक्षेपण, साबुन का क्या हो जाता है, अवक्षेपण। मैल सा लगता है ना जो आपको कि मैल निकल रहा है बहुत ज्यादा, वो मैल नहीं होता, साबुन फट जाता है। तो साबुन का अवक्षेपण हो जाता है, जिससे सफाई भली भांति नहीं होती, जिससे सफाई भली भांति नहीं होती। तो मृदु जल में जो मीठा पानी होता है उसमें तो साबुन इजीली क्या करता है, सफाई कर लेता है, लेकिन कठोर जल में सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि साबुन फट जाता है, उसका अवक्षेपण हो जाता है, और सफाई क्या नहीं होती है, भली भांति नहीं हो पाती है। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम साबुन के बारे में बता रहे थे। तो देखिए कि जो मृदु जल होता है, मीठा जल होता है, मीठा पानी होता है, उसमें तो सफाई अच्छे से हो जाती है। और जो खारा पानी होता है, कठोर जल होता है, जैसे समुद्र का पानी या झीलों का पानी, जो खारी झीलें हैं उनका पानी या कठोर जल होता है, उससे क्या नहीं हो पाती, सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि साबुन का अवक्षेपण हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये जो कठोर जल होता है, कठोर जल, कठोर जल के अंदर सेल्फ खुद के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों भी हो सकते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं कठोर जल में। कठोर जल में क्या होता है, ये आयन पाए जाते हैं। और ये क्या करेंगे, जैसे साबुन होता है RCOONA, तो ये आयन क्या करते हैं, जब साबुन को हम कठोर जल में सफाई के काम के लिए करते हैं, तो कठोर जल में उपस्थित ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं कि ये जो सोडियम आयन है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह खुद जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनकी जगह ये खुद जुड़ जाते हैं। किन की जगह, सोडियम की जगह कैल्शियम जुड़ जाता है या मैग्नीशियम जुड़ जाता है। जब ये कैल्शियम या मैग्नीशियम इनकी जगह जुड़ जाता है, तो अब क्या हो जाता है, साबुन पानी में घुलता नहीं है, और पानी में घुलता नहीं है तो ये कैसे हो जाता है, इसका अवक्षेपण हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि कठोर जल में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है किस तरीके से करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो हम बता सकते हैं कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं जो साबुन के सोडियम आयन को हटाकर स्वयं जुड़ जाते हैं, स्वयं जुड़ जाते हैं, और कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं। जो जल में अघुलनशील है, अघुलनशील, घुलते नहीं है, अघुलनशील है, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं। और कठोर जल में, और कठोर जल में सफाई नहीं हो पाती। देखिए बच्चों, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रिया में भी बताया है कि ये जो साबुन का सोडियम आयन है, इसको हटा के सेल्फ जुड़ जाते हैं, और पानी में क्या हो जाते हैं, जल में इनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, क्योंकि ये जल में घुलते ही नहीं है। तो हम बता सकते हैं जो साबुन के सोडियम आयन को हटाकर स्वयं जुड़ जाते हैं और कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं, और जो जल में अघुलनशील है अतः अवक्षेपित हो जाते हैं, और कठोर जल में सफाई नहीं हो पाती है। तो
अगर आपको नहाना है तो मृदु जल से ही नहाएं, कपड़े धोने हैं तो मृदु जल से ही धोएं, क्योंकि खारे पानी में जो भी आप साबुन लगाएंगे तो वेस्ट जाएगा, वो फट फट के बाहर ऐसे ही जाता रहेगा और आपकी सफाई भी नहीं होगी। तो अब क्या ऑप्शन है, क्या करें कि कठोर जल में भी हम सफाई प्राप्त कर सके? तो इसके लिए अपमार्जक का यूज किया जाता है, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, सर्फ का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हमारा है अपमार्जक, और ये दोनों में, कठोर में भी और मृदु में भी, दोनों प्रकार के जलों में सफाई का कार्य करते हैं। मृदु तथा कठोर जल दोनों में सफाई का कार्य अपमार्जक द्वारा भली भांति किया जाता है। तो आपने साबुन तो देखा, साबुन तो था बच्चों, साबुन का फॉर्मूला तो था RCOONA। अब हम क्या ले रहे हैं, अपमार्जक, और अपमार्जक का फॉर्मूला होता है ROSO3Na या फिर RC6H5SO3Na। ये है बच्चों क्या, ये है अपमार्जक, और जिनको बोला जाता है सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। इसको बोला जाता है सोडियम एल्किल सल्फेट, और इसको बोला जाता है, देखिए इस वाले को तो बोला जाता है सोडियम एल्किल सल्फेट, और इसको बोला जाता है सोडियम एल्किल, इसमें देखिए बेंजीन आ रहा है C6H5, ये बेंजीन आ रहा है, इसलिए इसका नाम बोल देते हैं सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। तो ये क्या है, अपमार्जक है, ये दोनों क्या है, अपमार्जक। ये रहे, इनका फॉर्मूला बता दिया, नाम भी बता दिया। तो ये दोनों क्या है, अपमार्जक हैं, या तो ले सकते हैं हम सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। साबुन में तो जब इस Na को हटाया जाता है तो कैल्शियम का जो साल्ट बनता है वो अघुलनशील है, लेकिन जब कठोर जल में इसको इस सफाई के लिए यूज किया जाता है अपमार्जक को, तो इसको Na को तो हटाता है और कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो भी जल में घुलनशील होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि कठोर जल में इनके सोडियम आयन कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, लेकिन ये साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते और जल में घुलनशील है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि कठोर जल में अपमार्जक के सोडियम आयन का कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापन होने पर भी अपमार्जक कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते,
अवक्षेपित नहीं होते क्योंकि कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण जल में कौन से, किसके, अपमार्जक के। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि कैल्शियम, अपमार्जक के लिख सकते हैं यहां पर कि अपमार्जक के कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील हैं, तो इसलिए अवक्षेपण नहीं होगा और घुले हुए रहेंगे और सफाई की प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो कठोर जल हो या मृदु जल हो, दोनों में यूज किया जा सकता है अच्छी सफाई के लिए अपमार्जक। और सिर्फ मृदु जल मिल रहा है हमें तो साबुन से भी काम चल सकता है, कठोर जल में साबुन काम नहीं करता। नोट कीजिए बच्चों। अब इसके बाद हम बताएंगे मिसेल निर्माण। मिसेल क्या है? मिसेल कोई मिसाइल नहीं है बच्चों, मिसेल होता है साबुन की जल के साथ क्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसेल निर्माण। जनरली स्टेरिक अम्ल के जो लवण है, के सोडियम लवण, उनके साबुन बताएंगे हम, से बना साबुन। स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला बताएं तो C17H35COOH, और जब इसकी NaOH के साथ क्रिया कराते हैं एक्वस, तो गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है लवण C17H35COONA। यहां पर ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। और जब इसको जल में डाला जाता है, जल इसके साथ घोला जाता है, तो देखिए बच्चों ये जल के साथ टूटता है आयंस में, तो ये होता है C17H35CO- और ये होता है Na+ अलग हो जाता है। और हम ये C17H35 को R के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं RCOO-। ठीक है बच्चों, तो ये है RCOO-। और यहां पर अगर हम RCOO- में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है R, ये होता है कार्बनिक भाग, कार्बनिक भाग, और जो कि कैसा है, जल विरोधी, जल के साथ नहीं जुड़ता, ये जल विरोधी भाग है। और ये वाला जो हिस्सा है ये होता है ध्रुवीय भाग। इसमें माइनस आ रहा है तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय भाग। और ये कैसा होता है, जल स्नेही होता है, जल को आकर्षित करता है। और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ये कार्बनिक भाग है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे बना दिया, ये हो गया कार्बनिक भाग। और जो ध्रुवीय भाग है उसको हमने इस तरीके से गोले के रूप में बना दिया। तो ये है R और ये है COO-, यानी कि ये तो कार्बनिक, हाइड्रोकार्बन भाग भी बोल सकते हैं कार्बनिक भाग को, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। और ये वाला जो भाग है ये है ध्रुवीय भाग। तो इस तरीके से हम साबुन का जो ये आयन है उसको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं।
तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको मिसेल निर्माण की प्रक्रिया बताती हूँ। इसको नोट कीजिए जल्दी से। है बच्चों, कर देंगे। वैसे भी आपकी छुट्टियां आ रही हैं बड़े दिन की। अब देखिए बच्चों, गंदगी जो होती है, चिकनाई होती है, चिकनाई आपके शरीर पे चिकनाई, कपड़ों पे चिकनाई लगती है, उसी से तो फिर आगे जाके मिट्टी धूल जमा हो जाती है कपड़ों पे। तो ये मान लो कपड़ा है आपका और इस पर बहुत गंदगी लगी हुई है, और ये गंदगी क्या होती है, कोई आपने कुछ खाया पिया, बॉडी पे कोई तेल वगैरह लगाया, तो वो चिकनाई है, ये चिकनाई। जब कपड़ों पे कोई चिकनाई लग गई, आपने तेल ऑयल वगैरह लगाया, बॉडी में से भी ऑयल निकलता है, तो वो चिकनाई आपके कपड़ों में लग गई। अब मिट्टी उड़ी, डस्ट आई, वो आपके कपड़ों पे इस चिकनाई के साथ चिपक गई। तो ये जो चिकनाई है वह क्या है, हाइड्रोकार्बन भाग है। चिकनाई क्या होती है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बच्चों, समान में समान घुलता है, समान समान को आकर्षित करता है, जो जैसा होगा वह अपने जैसे को ही अपनी तरफ खींचेगा। और आप देखना, कभी भी दोस्ती होती है या कभी भी बनती है किसी की, तो एक जैसे स्वभाव के, एक जैसे नेचर के होंगे। तो आप देखिए कि ये क्या है, कपड़े पर लगी हुई चिकनाई, ये गंदगी है। अब हमने क्या किया, पानी डाला कपड़े के ऊपर, तो पानी लगा लिया, ठीक है। अब क्या किया, साबुन, पानी डालते हैं तो अब साबुन हम उस पे कपड़े पर लगाते हैं, तो साबुन का ये क्या है, चिकनाई, और ये कैसा है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक भाग है। तो हाइड्रोकार्बन भाग की ओर आकर्षित होगा। साबुन का जो हाइड्रोकार्बन भाग है वह क्या करेगा, चिकनाई की तरफ बॉन्ड बना लेगा, चिकनाई से जुड़ जाएगा, क्योंकि समान समान के साथ जुड़ता है। तो चिकनाई कैसी है, हाइड्रोकार्बन है, और साबुन का भी हाइड्रोकार्बन भाग है, वह चिकनाई के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ गया। अब इसने क्या किया कि चिकनाई को चारों तरफ से पकड़ लिया, किसने, हाइड्रोकार्बन ने। तो चिकनाई अब किससे जुड़ गई है, हाइड्रोकार्बन से। और यह जो अणु बना है, यह तो हो गया साबुन का कौन सा, RCO वाला भाग, और ये हो गई चिकनाई। तो इस तरीके से जो बनता है वही होता है मिसेल। तो गंदगी या चिकनाई को जो साबुन का कार्बनिक भाग यानी हाइड्रोकार्बन वाला भाग पकड़ लेता है, और जो ध्रुवीय भाग है वह दूर होता है उससे, किससे, चिकनाई की तरफ से। तो ये तो ध्रुवीय भाग है, और ये कैसा है, हाइड्रोकार्बन भाग। और चिकनाई भी कैसी होती है बच्चों, हाइड्रोकार्बन होती है। तो हाइड्रोकार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब चिकनाई को किसने पकड़ लिया, साबुन के हाइड्रोकार्बन भाग ने। जब पानी डालते हैं तो पानी में क्या होता है, H+ और OH-। तो ये क्या करते हैं, H+ और OH- क्या करते हैं, साबुन के ध्रुवीय भाग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और घेर लेते हैं तो अब पानी ने किसको पकड़ लिया, साबुन के ध्रुवीय भाग को, और चिकनाई को किसने पकड़ लिया, हाइड्रोकार्बन ने। तो जब पानी डालते हैं तो चिकनाई हाइड्रोकार्बन भाग के साथ जाती है और ध्रुवीय भाग पानी के साथ जाता है। तो इस तरीके से साबुन से सफाई हो जाती है। तो ये था मिसेल निर्माण। तो बच्चों, आज आपका ये लेसन नंबर दैनिक जीवन में रसायन कंप्लीट हो गया है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वन पे मिलते हैं नए लेसन के साथ। थैंक यू।